हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर को यहाँ पर आज डिस्कस करने का एक रीजन है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिलायंस पावर को लेकर एक न्यूज है कि यहाँ पर पिरामल ग्रुप ने रिलायंस पावर के अगेंस्ट एनसीएलटी में बैंकरप्टेसी के लिए केस फाइल किया है। तो ये सारी चीज क्या है और इससे रिलायंस पावर के जिनके पास शेयर्स हैं उनको क्या इंपैक्ट आएगा, उनके ऊपर क्या रिस्क है और क्या यहाँ पर बेनिफिट हो सकते हैं, तो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बिल्कुल टोटल चीजें सारी के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार जो न्यूज है उसको देख लेते हैं। पिरामल कैपिटल ड्रैग्स अनिल अंबानी कंपनीज टू एनसीएलटी ओवर अनपेड ड्यूज। तो यहां पर सबसे पहले एक बार देखते हैं कि इस कंपनी का पिरामल कैपिटल का अनिल अंबानी की जो ये कंपनीज हैं, जो यहाँ पर दो कंपनीज की बात हो रही है, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलायंस पावर लिमिटेड। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज ने बेसिकली डीएचएफएल से लोन लिया था कितना, 526 करोड़ का। तो रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैड डिफॉल्टेड ऑन ए लोन ऑफ 526 करोड़ फ्रॉम डीएचएफएल before it was taken over by Piramal Capital last year September for 34,250 करोड़। तो यहाँ पर पिरामल कैपिटल ने डीएचएफएल को परचेज किया था क्योंकि डीएचएफएल यहाँ पर बैंकरप्ट हो गई थी। और उसके बाद में क्योंकि डीएचएफएल से लोन लिया था रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ने, जो लोन पे नहीं हुआ 526 करोड़ रुपीस का। अब क्योंकि लोन रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ने लिया था एंड ये आरएनआरएल जिसको कहते हैं, आरएनआरएल बाद में रिलायंस पावर में मर्ज हो गई थी, तो ये एक ही कंपनी मानी जाती है। ये माना जाता है कि रिलायंस पावर ने लोन लिया था क्योंकि रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड रिलायंस पावर में मर्ज हो गई थी। अब यहां पर जो ये पॉइंट है कि ये लोन लिया हुआ था 526 करोड़ का। वैसे तो डीएचएफएल का मेन काम हाउसिंग लोन देना था, लेकिन रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड को 526 करोड़ का लोन क्यों दिया, कि एनीवेज हम उस बात पे नहीं जाते, लेकिन ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर जो टोटल लोन को लेकर यहां पर इश्यू है दैट इज 526 करोड़। तो ये एक पॉइंट है। नाउ एक और जो बात है, पिरामल ग्रुप के जो ओनर हैं अजय पिरामल, वो बेसिकली समधी हैं मुकेश अंबानी जी के, और क्योंकि वो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी, तो एक तरह से वो भी समधी ही हुए। लेकिन ये केस यहां पर क्यों फाइल हुआ, इसका अभी कुछ भी कह नहीं सकते कि ये केस फाइल करने की जरूरत थी क्या। ये आउट ऑफ द कोर्ट भी यहां पर मामला सुलझाया जा सकता था। क्यों सुलझाया जा सकता था, मैं इस बात को लेकर एक बात बताता हूं। यहां पर जो टोटल जो अमाउंट है जो पेमेंट नहीं की है 526 करोड़ की है, और कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखोगे रिलायंस पावर की तो 4,366 करोड़ की है, लेकिन यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रिलेवेंट फिगर है वो नहीं है। उसका रीजन क्या है, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर जो करंट प्राइस है वो है 12 रुपीज 80 पैसा, लेकिन जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो है 38.30 रुपीज। तो यहां पर एक्चुअल में जो कंपनी के पास एसेट्स हैं, जो कंपनी की अपनी वर्थ है वो एक्चुअल में इससे ज्यादा है। वो कितनी है, शेयर कैपिटल प्लस जो रिजर्व होता है वो 9,621 प्लस 3,400 करोड़ रुपीस, यानी कि कुल मिलाकर 13,000 करोड़ रुपीस की कंपनी की अपनी वर्थ है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 4,366 करोड़ है। यानी कि जितनी एक्चुअल में कंपनी की वर्थ है उसके 1/3 पर कंपनी मार्केट में ट्रेड कर रही है। अब क्योंकि कंपनी की अपनी वर्थ यहां पर 13,000 करोड़ की है, और ये 13,000 करोड़ की जो वर्थ है वो किस बेस पर है, जिस प्राइस पर, जिस कॉस्ट पर कंपनी ने अपने पावर प्लांट लगाए थे उस कॉस्ट पर। अब अगर कोई प्लांट यहां से 8 इयर्स पहले लगा, 7 इयर्स पहले लगा, अब 7 इयर्स में इन्फ्लेशन जिस तरह से हुआ है, अगर आज की डेट में सेम पावर प्लांट लगाने लगे तो शायद डबल कॉस्ट पर लगेगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उसकी रिप्लेसेबल कॉस्ट क्या है। अगर सेम एसेट्स को रिप्लेस किया जाए, नया लगाया जाए आज की डेट में, तो कितनी कॉस्टिंग आएगी। वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वो कितनी बड़ी अमाउंट है, यहां पर कंपनी के पास जो टोटल बोरोइंग है वो कितनी है एक बार ध्यान से समझना। दिस इज 23,000 करोड़। ये पूरा केस स्टडी आपको एक्चुअल में सारे फंडामेंटल्स को कैसे समझते हैं वो चीज बता देगा, और मार्केट में अगर कोई इस तरह की डराने वाली न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है उस चीज का भी आप खुद से एनालिसिस कर पाओगे। तो सारी चीजों को ध्यान से समझना। यहां बोरोइंग टोटल कितनी है, 23,000 करोड़। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब से 6 इयर्स पहले कंपनी के पास कितनी बोरोइंग थी, 33,000 करोड़। जो बोरोइंग कम होकर कितनी रह गई, 23,000 करोड़। तो ये एक अपने आप में प्लस पॉइंट है
कि 10,000 करोड़ रुपीस का ये लोन यहां से रिपे कर चुके हैं। ये लोन कहां से रिपे हुआ है? ये लोन रिपे हुआ है आपका जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उससे। क्या कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमाती है? तो इस बात को देख लेते हैं। कंपनी इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट मेनी मेनी ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ कब कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया? 2019 में नहीं आया एंड मार्च 2020 में नहीं आया। यहां पर क्यों नहीं आया? यहां पर एक्सेप्शनल लॉसेस थे, कुछ एसेट्स का इंपेयरमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अदर इनकम में अगर हम जाकर देखते हैं तो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं 3,000 करोड़ एंड 4,000 करोड़, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। ये वन टाइम इनके एक्सपेंसेस थे, यहां पर राइट ऑफ हो चुके हैं। उसके बाद में फिर से कंपनी ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया है एंड कंपनी इज अगेन ए प्रॉफिटेबल कंपनी। अब एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, जब कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो क्या सिर्फ 500 करोड़ रुपीस के लिए कंपनी को बैंकरप्ट घोषित किया जा सकता है? सॉरी, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसका रीजन है कि कंपनी भी अगर कोई इस तरह का केस फाइल होता है तो उसके अगेंस्ट अपना केस लड़ सकती है। ये कोई वन डायरेक्शन से नहीं होता कि किसी ने पैसे लेने थे, आपने पैसे देने में डिले कर दिया या नहीं दिए अब तक क्योंकि कंपनी की सिचुएशन नहीं थी, कुछ भी रीजन थे और सडनली कंपनी को बैंकरप्ट करना चाहे तो बैंकरप्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वहां पर केस फाइल होता है। अगर कंपनी की वहां पर इनकैपेबिलिटी दिखाई जाती है कि कंपनी एक्चुअल में उस लोन को रिपे नहीं कर सकती, देन ओनली वहां पर एक बिडिंग सिस्टम होता है कि कंपनी के एसेट्स को सेल कर दिया जाए, उससे जो पैसे आएंगे उससे जिसका लोन देना है वो लोन रिपे किया जाए और बचे हुए पैसे यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएं, अगर पैसे बचते हैं। अगर पैसे नहीं बचते तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहां पर कुछ नहीं मिलता। तो यहां पर जब कंपनी एक नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो यहां पर यह केस आता नहीं है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहां पर अगर आप मार्च 2021 की बात करो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? 229 करोड़। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है 1000 करोड़ का, ये एक्चुअल में एक सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है। ये कोई एक्चुअल वाला एक्सपेंस इस सेंस में नहीं है कि ये पैसा किसी को दिया गया हो। ये पैसा किसी को नहीं दिया गया, ये पैसा कंपनी के पास ही है। तो कंपनी के पास जो एक साल का कैश इनफ्लो बचा एक्चुअल में वो कितना है? 1083 करोड़ एंड 229 करोड़, यानी कि 1300 करोड़ ये सारा का सारा ड्यूरिंग द ईयर बचा। अब टोटल पैसा कितना देना है जो यहां पर एनसीएलटी में जिसकी वजह से केस फाइल हुआ है, दैट इज ओनली 500 करोड़ रुपीस। और कंपनी के पास एक साल में कितना बचा? 1300 करोड़ रुपीस। एक और बात, ये केस बिल्कुल यहां पर सिरे से खारिज हो जाएगा। कैसे? कंपनी के पास 30 सितंबर 2021 के रिजल्ट्स हैं, यहां पर अदर एसेट्स में आते हैं। कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है? कैश इक्विवेलेंट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, 539 करोड़। तो जब कंपनी के पास 539 करोड़ का कैश ऑलरेडी है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है जहां पर कोई पैसा लेने वाला, यानी कि जिसने हमसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स कोर्ट केस जाकर कर दे, तो उस केस में जब कंपनी की लिक्विडेशन पर बात आ जाए, बैंकरप्सी पर बात आ जाए, तो क्या कंपनी अपने 500 करोड़ रुपीस उनको नहीं दे सकती? इमीडिएटली दे सकती है। तो यहां सीन क्या हो रहा है? यहां पर सीन ये हो रहा है कि जब अजय परामल ग्रुप ने बीएचएफएल को परचेज किया है, एक बड़ी सी एसेट्स को एक सस्ते भाव पर, क्योंकि बिडिंग प्रोसेस में ऐसे ही होता है जब कोई चीज बैंकरप्ट होती है, वहां पर परचेज करने के बाद में जिस से लोन लेना था, जिन्होंने लोन नहीं दिया था, उन सबके अगेंस्ट काम कर रही है। उनका मकसद कंपनीज को बैंकरप्ट कराना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लेना है। अब क्योंकि एनसीएलटी में केस जाने के बाद में कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी एसेट्स को कंपनी सेल करके फिर यहां पर ये काम कर देगी। तो उससे अच्छा है कि मैनेजमेंट खुद से ही उस चीज को सेटल कर ले। तो यहां पर ये जितना भी केस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को यहां पर निकालने के लिए किया गया है। कंपनी यहां पर बैंकरप्ट नहीं होगी, क्योंकि किसी भी रीजन से बैंकरप्सी नहीं बनती। कंपनी के पास उतनी एसेट्स हैं, उससे उतना कंपनी के पास कैश ही अवेलेबल है। अब कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, मैं एक बार ये भी चीज आपको बताता हूं। यहां जो कंपनी के पास एसेट्स नजर आती हैं कुल मिलाकर, वो एसेट्स नजर आती हैं 36,660 करोड़ की। ध्यान से समझना इस बात को। टोटल एसेट्स 36,660 करोड़ की हैं। टोटल बोरोइंग कितनी है कंपनी के पास? 23,000 करोड़ की बोरोइंग है। अब यहां पर बात आती है, इनके पास अदर लायबिलिटीज भी हैं। अगर अदर लायबिलिटीज हैं तो कंपनी के पास यहां पर अदर एसेट्स भी हैं। तो अदर एसेट्स यानी कि जिनको पैसा देना है तो कुछ पैसा लेना भी है। यहां पर यह भी चीज इंपॉर्टेंट होती है। या सिर्फ और सिर्फ ये लेने वाली चीज नहीं है, तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं, लोन्स एंड एडवांसेस भी हैं, किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, अदर एसेट्स भी हैं, और यहाँ पर इन्वेंट्री भी है। तो ये कंबाइन टुगेदर। और ऐसे ही ये जो अदर लायबिलिटीज हैं, इनमें भी ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा पैसा दूसरों को देना ही है। यहाँ पर कुछ प्रोविजंस भी होते हैं और बाकी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ
अगर इसको दोबारा से ध्यान से देखें, टोटल एसेट्स 36,660 करोड़ की है एंड बोरोइंग यहां पर 23,000 करोड़ की है। तो जितने की बोरोइंग है, टोटल लोन जितने का है, उससे बहुत ज्यादा कंपनी के पास एसेट्स हैं। इस तरह के केसेस में जहां बैंकरप्सी एक्चुअल में होती है, वहां पर कंपनी के पास एसेट्स बोरोइंग से कम होती है, यानी कि अगर कंपनी की सारी एसेट सेल भी कर दी जाए तो भी उतना पैसा नहीं आता जितना जिनको पैसा देना है उनको दिया जा सके, उससे कम की एसेट्स होती हैं। अब जो ये एसेट्स हमें 36,000 करोड़ की नजर आ रही है ना, ये एक्चुअल में 36,000 करोड़ की है नहीं, ये इससे बहुत ज्यादा की है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम फिक्स्ड एसेट्स के यहां पर ब्रेकअप में जाते हैं। ब्रेकअप में जाते हैं तो यहां पर दो फिगर लिखी हुई नजर आती हैं, वन इज ग्रॉस ब्लॉक एंड सेकंड इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्चुअल में जो एसेट्स हैं वो 49,000 करोड़ की हैं। इनके अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है, यानी कि इसको ऐसे माना जाता है, अगर एक पर्टिकुलर एसेट की लाइफ 20 इयर्स है तो उस 20 इयर्स का जो एक्सपेंस है वो एक ही बार में बुक नहीं किया जाता, क्योंकि उसका बेनिफिट 20 इयर्स में मिलना है। तो एवरी ईयर उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर यहां पर एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाता है, जिसको यहां पर डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन यहां पर उतनी अमाउंट से इस एसेट की वैल्यू कम कर देते हैं, और एसेट की वैल्यू कम करने के लिए यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इसको नाम दिया जाता है। तो एक्चुअल में एसेट्स 50,000 करोड़ की हैं। यहां पर जो 11,000 करोड़ ये कम किया गया ना, ये अकाउंटिंग एंट्री के चलते हुए कम किया गया है, अदरवाइज नहीं कम किया गया। अब एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ये 50,000 करोड़ की जो एसेट्स हैं, ये जिस टाइम पर जितने खर्च करके ये एसेट्स लगाई गई उसके बेस पर हैं। अब अगर इतनी ही एसेट्स आज की डेट में आफ्टर दीज मैनी ऑफ इयर्स ऑफ इन्फ्लेशन अगर आज की डेट में लगाया जाए, तो शायद इतनी एसेट्स यहां पर 70,000 करोड़ की आएंगी, शायद 80,000 करोड़ की आएंगी, और माइट भी 1 लाख करोड़ की आए। क्यों मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं? मैं ऐसा इस बेस पर कह रहा हूं कि आउट ऑफ दिस 50,000 करोड़ रुपीस ऑफ एसेट्स, यहां पर 2300 करोड़ की एसेट्स तो 10 इयर्स पहले लगी थी, फिर 3800 करोड़ की हो गई थी, यानी कि यहां पर 1500 करोड़ की और एसेट्स लगी, फिर उसके एक साल में यहां पर 3000 करोड़ की और लगी, फिर 3000 करोड़ की लगी, फिर 6000 करोड़ की लगी। अब जो 6000 करोड़ की यहां पर एसेट्स लगी, उसके बाद में 20,000 करोड़ की और लग गई, जिससे हमारा ग्रोस ब्लॉक 15,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 35,000 करोड़ हो गया। अब एक बात समझो, जो एसेट्स यहां पर 20,000 करोड़ की यहां लगाई थी 2000 किस साल में, 2015 में, क्या 2022 में आप सेम 20,000 करोड़ की आज की डेट में भी सेम कॉस्टिंग से आप उतना सामान ला सकते हो? बिल्कुल नहीं। यहां पर कमोडिटी भी बहुत हाई प्राइस पर है, लैंड के भी प्राइसेस बढ़े हैं, यहां पर बाकी जो लेबर है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, सारी की सारी तो डबल हो गई है पिछले 7-8 साल में। तो यहां पर जितना 20,000 का था आज की डेट में, उसकी एक्चुअल में वर्थ 40,000 करोड़ आती है। तो जो 50,000 करोड़ नजर आ रहा है ना, 49,000 करोड़, दिस इज नॉट 49,000 करोड़। अगर इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें, इट वुड बी समवेयर अराउंड एटलीस्ट 80,000 करोड़ रुपीस, जो एक्चुअल में कितनी नजर आती है जब हम इसको यहां पर क्लोज कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूं फिक्स्ड एसेट्स को, जो एक्चुअल में यहां पर 36,000 करोड़ नजर आ रही है। ये 36,000 करोड़ नहीं है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी आज की डेट में कितनी है, विद ऑल अप्रूवल्स एज वेल, क्योंकि आज की डेट में इतनी अप्रूवल्स पावर प्लांट की मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी भी एक वैल्यूएशन होती है, और यहां पर क्लियरेंस मिलेगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है वहां से या नहीं, उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो यहां कस्टमर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मींस जो भी एग्जीक्यूशन है उस चीज की भी वैल्यू होती है। तो ये 80,000 करोड़ के आसपास की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है। जब 80,000 करोड़ के आसपास, ये मेरी समझ है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है और बोरोइंग सिर्फ 23,000 करोड़ की हो, तो एक्चुअल में जो कंपनी की नेटवर्थ आती है, अगर हम सारी बोरोइंग को धीरे धीरे पे ऑफ भी कर दें या फिर इसको सेल करके पे ऑफ कर दें, हालांकि दूसरी कंपनी इसको 80,000 करोड़ में बाय नहीं करेगी, लेकिन एक बहुत अच्छे रेट पर फिर भी बाय कर सकती है। वैसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो नेटवर्थ आती है 50,000 करोड़ माइनस 23,000 करोड़, दिस इज मोर देन 50,000 करोड़। अब ये 50,000 करोड़ की जो एसेट्स आफ्टर नेटिंग ऑफ दिस बोरोइंग जो नजर आती है आज की डेट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से,
उसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, जस्ट 4000 करोड़ रुपीस। यहां पर 500 करोड़ रुपीस के लिए जिनके पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट की एसेट्स 80,000 करोड़ की हो, वो डूबती हुई नजर नहीं आती। अब एक और अगर आप बात देखोगे, जो करंट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, दिस कंपनी हैज ऑलवेज बीन एन ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबल कंपनी। और उसके बाद में जो इंटरेस्ट है, जो पहले 1000 करोड़ के आसपास का, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जो 1000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट जाता था, कम होते होते सिर्फ 580 करोड़ का रह गया, यानी कि लगातार पे ऑफ कर रहे हैं। अगर हम कैश फ्लो में जाते हैं, कैश फ्लो में अगर हम जाकर देखते हैं, तो फाइनेंस एक्टिविटीज से देखते हैं, यहां पर कंपनी ने अपना लोन रिपे किया है 3000 करोड़, 2000 करोड़ एंड 2200 करोड़, यानी कि 3 + 2 5 एंड 2 7 7000 करोड़ रुपीस का कंपनी ने लोन रिपे किया है। और साथ में उन्होंने इंटरेस्ट भी पे किया है, और इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया है। जो इंटरेस्ट पहले यहां पर 3000 करोड़ के आसपास का था, यहां 2992 था, वो 1800 करोड़ रह गया है, क्योंकि इन्होंने अपना यहां पर बोरोइंग को रिपे कर दिया। जब लगातार कंपनी रिपे कर रही है बोरोइंग को, तो यहां पर इस तरह की दिक्कत है नहीं। अब पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पर कितने की है, मैंने आपको बताया 4366 करोड़ की है। अगर हम यहां पर देखें ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, रिलायंस पावर की, आर पावर ऑपरेशनल कैपेसिटी, तो यहां पर अगर इस चीज को देखें तो ये 6000 करोड़ के आसपास की ऑपरेशनल कैपेसिटी है। यहां पर नजर भी आता है इनकी एनुअल रिपोर्ट में। अगर एनुअल रिपोर्ट में हम रीड करेंगे, कंपनीज सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कैपेसिटी इज 4000 मेगावाट, generated 33,000 million units and retained its leadership position of best operating plant in India for third year in a row। यानी कि बेस्ट ऑपरेटिंग प्लांट का इनको एक जो मींस रिकॉग्निशन मिली होगी, वो भी है यहां पर। दूसरा, Sasan Ultra Mega Power Plant is world's largest integrated power plant with the Mohar and Mohar Amlori extension captive coal mining meeting the fuel requirement of the plant। यहां पर ये इंटीग्रेटेड प्लांट है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, जितनी पावर ये प्लांट जनरेट करता है, उसके लिए जो कोयला आता है वो इनकी अपनी माइन से आता है, इनको दूसरी किसी से परचेज नहीं करना पड़ता, यानी कि यहां पर ये सस्ते प्राइस पर होता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्लांट है और ऑपरेशनल है। उसके बाद में एक और इनका थर्मल पावर प्लांट है जो 1200 मेगावाट का है, यानी कि 4000 का ये हुआ, 1200 का ये हुआ 5200 मेगावाट, उसके साथ में 600 ये हुआ, यानी कि 5800 मेगावाट, और साथ में 140 का ये है। तो ऑलमोस्ट ये कुल मिलाकर 6000 मेगावाट का इनका ऑपरेशनल कैपेसिटी है, 6000 मेगावाट। और अगर हम यहां पर ये चीज सर्च करें तो रिलायंस पावर का कितना है, 6000 मेगावाट। यहां पर टाटा पावर की अगर टोटल कैपेसिटी देखें, जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है, दैट इज 12000 मेगावाट। अब ध्यान से समझना है कितना बड़ा डिफरेंस है। यहां पर टाटा पावर की मेगावाट है 12000 और रिलायंस की है, रिलायंस पावर की है 6000। तो टाटा पावर की कितनी है, डबल है। अब डबल के केस में screener.in पर जाकर देखते हैं टाटा पावर का यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है, 74,000 करोड़ है। दिस इज ए बिग बिग डिफरेंस। यहां पर ये मींस बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद में इसका डिफरेंस ये भी है कि यहां पर पावर जनरेशन सेगमेंट 37 एंड रिन्यूएबल सेगमेंट 16%। तो यहां पर जो टोटल रेवेन्यू का आता है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। तो अगर हम इसको हाफ भी कर लें तब भी कुल मिलाकर ये यहां पर 35,000 करोड़ के आसपास बैठती है, और वहां उसकी आधी होने पर 4000 है, यानी कि अगर डबल कर ले तो 8000, यहां पर 37,000 के आसपास की बैठती है। सेम अगर हम यहां पर बात करने लगे अदानी पावर की, अदानी पावर की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 50,000 करोड़, और अदानी पावर का यहां पर कितना है, जो कुल मिलाकर कैपेसिटी है, अदानी पावर कैपेसिटी इज 12,000 मेगावाट। तो यहां पर उसकी भी अगर हाफ कर लें तो भी 25,000 करोड़ की ये कंपनी बैठती है अगर हम रिलायंस पावर की बात करने लगे, और अभी कितने की चल रही है, 4,366 करोड़ की। तो यहां चीजों को हमें समझने की जरूरत होती है। अगर मान लो ये केस हो जाता है तो उसके ऊपर यहां पर सीधा सीधा इन्होंने बात भी की है रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस ने कि हम इस केस को यहां पर फाइट करेंगे। रिलायंस पावर एंड इट्स सब्सिडरी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस आर प्लानिंग to contest the petition as according to them the dues are not as high as claimed by PCHFL, यहां पर प्रामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिन्होंने DHFL को यहां परचेज किया था। तो 560 करोड़ के लिए 526 करोड़ के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत है नहीं एक्चुअल में। तो ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं आप समझ गए, NCLT कैसे काम करता है आप समझ गए,
यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनसीएलटी के केस में अगर मान लो दो तरह के यहां पर रिजल्ट्स आते हैं। कुछ केसेस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता, कुछ केसेस में यहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सब कुछ मिल जाता है। जैसे इन केस ऑफ DHFL एज डेट इज ह्यूज, Piramal डिड नॉट पे एनीथिंग टू DHFL शेयर होल्डर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस्ट द मनी, जिन्होंने अपने शेयर्स को फाइनली मार्केट में सेल नहीं किए। लेकिन इन केस ऑफ भूषण स्टील, इट मर्ज्ड विद टाटा स्टील एंड भूषण स्टील शेयर्स ट्रेडेड एज टाटा स्टील BSL, यानी कि यहां पर भूषण स्टील के शेयर होल्डर्स को एज इट इज वो शेयर ट्रेड भी करता रहा और ट्रेड होने के बाद में वो टाटा स्टील में मर्ज भी हुआ, उनको टाटा स्टील के शेयर्स मिल गए। तो यहां भूषण स्टील के शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स थे उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ एज सच, और चीजें अच्छी चलती रही। लेकिन यहां इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में DHFL के केस में खास तौर से इनकी सारी प्रॉब्लम्स रही और उनको शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला। उसका रीजन क्या था, एक बार अगर इस बात को ध्यान से समझेंगे, जस्ट फॉर क्लैरिटी, टाटा स्टील BSL, टाटा STL BSL, अगर हम यहां पर देखें तो जब ये इंसॉल्वेंट हुई कंपनी, उस टाइम पर बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या थी, अगर आप देखोगे ये मार्च 2018 की बात है। यहां पर रिजर्व कितना था, नेगेटिव था 26,000 करोड़ का, अपने पैसे सारे खत्म हो गए थे। बोरोइंग कितनी थी, 49,000 करोड़ की, एंड अदर लायबिलिटीज भी थी। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स थी वो कितनी थी, 30,000 करोड़ की थी। अब 30,000 करोड़ में अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्चुअल में एसेट्स कितनी थी, 54,000 करोड़ की थी। यहां पर 54,000 करोड़ के अगेंस्ट टोटल कितना था, 49,000 करोड़ एंड 16,000 करोड़, जो कंपनी ने यहां पर दूसरे लोगों को पे करना था। लेकिन ये ज्यादा होने के बावजूद भी यहां पर टाटा स्टील ने इसको परचेज किया। क्यों परचेज किया, आप ध्यान से समझना, क्योंकि इस एसेट की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 54,000 करोड़ नहीं है, शायद वो 1 लाख करोड़ है या 2 लाख करोड़ है। इस बात को यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर सपोज यहां पर टोटल एसेट्स जो यहां एज इट इज दिखाई गई हो, अगर हम टोटल ऐसे ही देखें, जो 29,000 करोड़ की थी और 30,000 करोड़ की थी, और 30,000 करोड़ में से 20 यहां पर 49,000 करोड़ प्लस 16,000 करोड़, कुल मिलाकर ये 65,000 करोड़ होता है। अगर 65,000 करोड़ पे करने होते तो टाटा स्टील अपनी तरफ से पैसे भी पे करती, इनको इतना सारा पेमेंट भी करती, और उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं भूषण स्टील के, उनको एज इट इज भी रहने देती। इतना भी कोई गलत नहीं करता। उन्होंने इतना सब कुछ क्यों किया, क्योंकि जो यहां 30,000 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स नजर आ रही है ना, ये 30,000 करोड़ की नहीं है, ये एक्चुअल में 54,000 करोड़ की हैं। और 50,000 करोड़ की भी कब है, जिस टाइम पर ये लगी होंगी उस टाइम के हिसाब से। आज की डेट में अगर सेम कैपेसिटी का प्लांट लगाना हो तो शायद 4 गुने प्राइस पर लगेगा। तो उस चीज को, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रखा जाता है जहां पर अच्छी खासी कंपनी के पास सॉलिड एसेट्स हो। इसीलिए रिलायंस पावर की जो एक्चुअल वर्थ है, जो 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो नहीं है, ये 40,000 करोड़ के आसपास है। मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरा काम आपको सारी चीजों को समझाना था कि जब भी हम डिसीजन लें और जब भी हम इस तरह की कोई न्यूज रीड करें तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर बुद्धू नहीं बनना है, किसी के डराने से डरना नहीं है। हमें डर कब लगता है, जब हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती। ज्ञान की कमी हमेशा एक डर पैदा करती है, भय क्रिएट करती है, एक फियर क्रिएट करती है। और जब यहां पर नॉलेज आ जाती है तो वो अंधकार जो होता है ना, डर के नाम का, वो दूर हो जाता है। यहां पर समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मैं इसीलिए कहता हूं जब भी ट्रेड करें सीख कर करें, समझ कर करें। वीडियो समझ में अगर कम आई हो तो एक बार दोबारा से देख लेना, यहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोबारा देखने के भी पैसे नहीं लगते, जैसे फर्स्ट टाइम देखने के पैसे नहीं लगते। सीखते रहिए, मजे करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।